हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपनी यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत द्वितीय वर्ष के पेपर नंबर 11 की, जो कि ये आपका कॉमन पेपर है। सब्जेक्ट का नाम है परिवार और समुदाय, यानी कि फैमिली एंड कम्युनिटी। ये पेपर HI, VI और IDD तीनों ट्रेड के बच्चे इस पेपर का अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज इसमें कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने सब यूनिट 1.1 कवर कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने परिवार के बारे में जाना, परिवार की विशेषताएं और उसकी संरचना। इसके बारे में हम लोगों ने जाना कि कैसे एकल परिवार होता है, संयुक्त परिवार क्या होता है, उसकी भूमिका क्या है। आज हम जानेंगे बच्चों के शारीरिक और भावनात्मक कल्याण पर पारिवारिक संस्कृति और प्रथाओं की क्या भूमिका है, इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार से आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि बाल व्यवहार में परिवार की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर बच्चों की प्रथाओं का शारीरिक और भावनात्मक कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में लिखने के लिए आ सकता है, जो कि आपका टॉपिक भी है जो आप लोगों ने अभी देखा। अब हम बात करेंगे इसके उत्तर की, किस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। सबसे पहले तो आपको हेडिंग डालनी होगी कि बाल प्रथाओं में परिवार की भूमिका, द रोल ऑफ द फैमिली इन चाइल्ड प्रैक्टिस। तो बाल विकास एवं प्रथाओं में परिवार की जो भूमिका होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आप जानते ही हैं जो परिवार होता है या जो माँ होती है वो प्राथमिक पाठशाला माना जाता है बच्चों के लिए। तो प्रथम इकाई बच्चों के सीखने की यहीं से शुरुआत होती है। परिवार बच्चे के शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाल प्रथाओं में परिवार की भूमिका के कुछ प्रमुख पहलू यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि भावनात्मक समर्थन। तो बात अगर हम करें परिवार और बच्चे के बीच में, ये शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक जो इनमें महत्वपूर्ण एक तरीके से भूमिका निभाते हैं ये सारी चीज़ें। तो इसमें कहीं ना कहीं परिवार इन बच्चों के साथ में जुड़ा हुआ होता है, चाहे उसका शारीरिक डेवलप हो रहा हो, चाहे भावनात्मक डेवलप हो रहा हो, या सामाजिक डेवलप हो रहा हो, सांस्कृतिक डेवलप हो रहा हो। यानी कि डेवलपमेंट का कोई भी पक्ष यदि डेवलप हो रहा है तो वहाँ पे परिवार की भूमिका होती ही है। तो सबसे पहले तो भावनात्मक समर्थन किस प्रकार से बच्चों को मिलता है परिवार के द्वारा, उसके बारे में जानेंगे। तो परिवार एक सुरक्षित और पोषणपूर्ण वातावरण प्रदान करता है बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे बहुत ही कंफर्ट फील करते हैं अपने परिवार में रह करके। और जब ये अपने परिवार में होते हैं तो परिवार की भी एक जिम्मेदारी होती है कि इन बच्चों का भरण पोषण करे, इसके साथ साथ उनके भावनाओं को भी वो वहाँ पे सम्मान दे, क्योंकि जब बच्चे कंफर्ट फील करेंगे तभी वो अपनी भावनाओं को उनके सामने व्यक्त कर सकते हैं, अपनेपन की भावना विकसित कर सकते हैं, और वो सीख सकते हैं कि भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि जब वो एक दूसरे के साथ में कंफर्ट फील करते हैं, जैसे कि आप अपने घरों में किसी न किसी के साथ में ज़रूर कंफर्ट फील करते होंगे, चाहे वो माँ हो या पिता हो या भाई हो, बहन हो या अदर कोई हो, दादा दादी हो, चाचा चाची हो, भाई भौजाई हो, किसी के साथ भी अगर आप कंफर्ट फील करते हो तो आप अपनी भावनाओं को ज़रूर वहाँ पे व्यक्त करते होंगे। और भावनाओं को वहाँ पे ऐसे आप व्यक्त करते होंगे कि आपके ज़हन में किसी भी प्रकार का डर नहीं होता होगा कि उधर से सामने से कैसा रिएक्शन आ सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों में एक तरीके से अपनी जो भावना होगी या विचार होगा वो व्यक्त करने का भी वो कहीं ना कहीं सीख रहे होते हैं अपने परिवार के साथ में। बच्चे के अंदर लचीलापन आता है, और धीरे धीरे जो उनके सामने बाधाएं आती हैं, यदि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर ले रहे हैं तो वो उससे भी निपटने में कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को सीख जाते हैं। चुनौती भरी जो चीज़ें आती हैं उनके सामने, उससे वो निपटना सीख जाते हैं।
सामाजिकरण की बात करेंगे तो परिवार बच्चों का पहला सामाजिक संदर्भ होता है। वे बातचीत और मॉडलिंग के माध्यम से बच्चों को सामाजिक जो मानदंड होता है या मूल्य होता है या जो व्यवहार होता है उस चीज़ को वो सिखाते हैं परिवार बच्चों को, क्योंकि जब उन्हें समाज में निकलना होता है तो वो जानते हैं कि हमारे बच्चे भी कहीं ना कहीं इसी समाज में वो निकलेंगे। तो धीरे धीरे करके उन बच्चों के अंदर कैसे समाज में निकलना है, कैसे लोगों से बातचीत करना है, लोगों के साथ व्यवहार कैसे करना है, ये सारी चीज़ें वो अपने बच्चों को सिखाते हैं। बच्चों को संचार करना सिखाते हैं, सहानुभूति सिखाते हैं, उनको संघर्ष करना, समस्या समाधान, ये सारी चीज़ें परिवार के माध्यम से बच्चों को सिखाई जाती है कि बाहर आप निकलोगे तो कैसे आपको पेश आना है, ये सारी चीज़ें बताते हैं घर के लोग। अब हम बात करेंगे शिक्षा की। तो परिवार बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं। जैसा मैंने बताया कि प्रथम पाठशाला उसका जो होता है वो घर ही होता है, जहाँ पे उसकी जो माँ होती है वो शिक्षिका होती है और बाकी जो परिवार के लोग होते हैं वो भी अपना पूरा सहयोग उसमें दे रहे होते हैं। तो चाहे शिक्षा का माध्यम घर से जब हम मानते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं भावनात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सभी वहाँ पे पक्ष आपके बच्चे के अंदर डेवलप हो रहे होते हैं। मॉडलिंग में भूमिका, बच्चे अक्सर अपने व्यवहार को अपने परिवार के सदस्यों के अनुरूप बनाते हैं। माता पिता और देखभाल करने वाले प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, जो बच्चों के दृष्टिकोण, मूल्यों और आकांक्षाओं को ये प्रभावित करते हैं। सकारात्मक भूमिका मॉडलिंग का बच्चे के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। स्वास्थ्य और कल्याण की बात करते हैं तो परिवार बच्चे के पोषण, स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल सहित शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी जिम्मेदार है। वे स्वस्थ आदतों और दिनचर्या को भी बढ़ावा देते हैं, जो बच्चे के समग्र कल्याण में योगदान देते हैं। सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य, परिवार बच्चों में सांस्कृतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का संचार करते हैं। वे मूल्य बच्चों की पहचान को आकार देते हैं और उन्हें दुनिया भर में अपना स्थान समझने में भी कहीं ना कहीं इससे मदद मिलती है। और परिवार अक्सर जो भी समाज में चाहे परंपराएं हों, रीति रिवाज हों या उनके घर का हो, वो सभी चीज़ उन बच्चों को सिखाते हैं और उसमें ही वो आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे करके आप जानते हैं कि जो रीति रिवाज हमारे पूर्वज निभा रहे थे वही फिर बाद में माता पिता निभाए और वही फिर बच्चों को निभाना होता है। सुरक्षा और संरक्षण की बात करेंगे तो परिवार जो है वो कहीं ना कहीं अपने बच्चे के लिए सुरक्षा का एक कवच होता है और उसको सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है, बिना डर के उसे हर कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है। अनुशासन और सीमाओं की बात करेंगे तो नियम और सीमाएं भी यहाँ पे होती हैं। अनुशासन बनाया जाता है, एक तरीके से बच्चों को नियंत्रित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उनको इतना नियंत्रित कर दिया जाए कि बाहरी दुनिया ना दिखाया जाए, नहीं, वो बिगड़ने ना पाएँ, किसी गलत संगत में ना जाने पाएँ, इसके लिए उनको घर में भी अनुशासन का पालन करना पड़ता है। विशेष आवश्यकताओं के लिए भी सहायता, यानी कि यदि जो दिव्यांग बच्चा है घर में या सामान्य बच्चा है तो दोनों की आवश्यकताएं होती हैं, दोनों की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। तो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उन बच्चों की सहायता में जो परिवार होता है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बच्चों को अगर आगे बढ़ने के लिए मदद किया जा रहा है तो वहाँ पे उनको संसाधन की भी ज़रूरत होगी, आवास की ज़रूरत होगी, उपचार की ज़रूरत होगी, यानी कि उन्हें इन सभी चीज़ों की अगर आवश्यकता है तो वो किसके माध्यम से मिलेगा, वो परिवार के माध्यम से मिलेगा। प्रोत्साहन और प्रेरणा की बात करते हैं तो परिवार बच्चों को उनकी रुचियों, प्रतिभाओं और लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। वे प्रेरणा और सहायता प्रदान करते हैं क्योंकि बच्चे अपने जुनून का पता लगाते हैं यहाँ पे और अपने अंदर आत्मविश्वास विकसित करते हैं। समय और धन, मजबूत पारिवारिक जो बंधन है बनाने के लिए, उनके विकास में सहायता के लिए बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय व्यतीत करना चाहिए और एक साथ जो भी एक्टिविटी हो उसमें शामिल होना चाहिए, एक्टिव तरीके से उसमें शामिल होना चाहिए ताकि बच्चों में अपनत्व की भावना उत्पन्न हो सके, वो भी बच्चों को अपने समय दे पाएँ। वकालत की बात करते हैं तो परिवार अपने बच्चों की ज़रूरतों और अधिकारों की वकालत करते हैं। तो ये चीज़ें बच्चों के अंदर भी लानी चाहिए कि वो अपने हक के लिए कोई भी चीज़ मांगने से पीछे ना हटें।
अब हम बात करेंगे बच्चों की प्रथाओं का शारीरिक और भावनात्मक कल्याण पर। शारीरिक कल्याण कैसे होता है? तो शारीरिक कल्याण में आप जानेंगे कि अगर बच्चे का शरीर स्वस्थ है तो ही उसका मस्तिष्क का भी विकास होगा, उसमें सारी चीज़ें सीखने की लालसा भी आएगी। तो सबसे पहले बात करेंगे पोषण और स्वास्थ्य अभ्यास की। तो बचपन में सिखाई गई पोषण संबंधी आदतें और स्वास्थ्य संबंधी जो अभ्यास होता है वो जीवन भर शारीरिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव यहाँ पे डालते रहते हैं। जो बचपन में सारी चीज़ें सिखाई जाती है, बच्चों को स्वस्थ रहने की जीवन शैली जो बताई जाती है उससे परिचित कराया जाता है, तो उससे बाद में बच्चों को समस्या नहीं आती है, वही आदतें उनकी बनी रहती हैं, तो उनका जो शरीर है वो स्वस्थ बना रहता है और कोई भी चीज़ सीखने में वो वहाँ पे शरीर पूरा योगदान देता है। शारीरिक गतिविधि और विकास। तो बच्चों के पालन पोषण के जो तरीके हैं उसमें शारीरिक गतिविधि के स्तर और मोटर कौशल को भी इसमें प्रभावित करते हैं ये। तो परिवार और समुदाय के भीतर आउटडोर खेल होते हैं, जैसे कि आउटडोर इंडोर, तो ये दोनों प्रकार के जो खेल होते हैं इसमें बच्चों को ज़रूर प्रतिभाग कराना चाहिए। इससे काफ़ी बच्चों में शारीरिक जो फिटनेस होती है उसका बढ़ावा मिलता है। सुरक्षा और पर्यावरण, यानी कि बच्चों को बाधा मुक्त यहाँ पे वातावरण देना चाहिए और सुरक्षित रहने के लिए उनको हर एक चीज़ सिखाना चाहिए कि जब घर से वो बाहर निकलें तो वो बाद में जब रोड पे जाएंगे, सड़क पे जाएंगे, तो वहाँ उन्हें किस प्रकार से पालन करना है, या फिर दुर्घटना हो रही है तो जब चोटिल हो जा रहे हैं तो फिर उसका वहाँ पे निदान कैसे करना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्हें हर एक चीज़ के बारे में बताना चाहिए और उसको प्रैक्टिकली तौर पे सिखाना भी चाहिए। अब हम बात करेंगे भावनात्मक कल्याण की। तो यहाँ पे लगाव और भावनात्मक सुरक्षा की बात करते हैं। तो बच्चों के पालन पोषण की जो प्रथाएं हैं वो बच्चों और देखभाल करने वालों के बीच में लगाव के बंधन के निर्माण को प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए बच्चे का कोई देखभाल कर रहा है, अब वो बच्चे का देखभाल चाहे उसकी माता कर रही हो या नैनी जो होती हैं इस टाइम पे वो कर रही हैं, तो उनके साथ में अगर भावनात्मक लगाव नहीं है तो बच्चे का पालन पोषण अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के अंदर भी लचीलापन आए, वो भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ पाएँ, इसका पूरा ख्याल परिवार को रखना चाहिए। अनुशासन और व्यवहारिक मार्गदर्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे माता पिता और समुदाय द्वारा जो भी अनुशासन या रणनीतियाँ बनाई जाएं उसको आकार देना चाहिए। आकार देने का मतलब बच्चों को वो सारी चीज़ें सिखानी चाहिए और इस पे पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि बच्चे के अंदर सिंपैथी ज़रूर आ जाए, आत्मनियंत्रण, समस्या समाधान के कौशल भी उनके अंदर विकसित हो सके। दूसरी ओर कठोर या असंगत अनुशासन अभ्यास में चिंता, आक्रामकता या आत्मसम्मान का कारण बन सके। इस सब पे भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे किसी निगेटिव की तरफ न जा पाएँ। सामाजिक भावनात्मक शिक्षा और सहकर्मी संपर्क की बात करते हैं। तो सामाजिक भावनात्मक शिक्षा और साथियों के साथ बातचीत को सुविधाजनक बनाने एवं परिवार और समुदाय जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें समाजीकरण के अवसर, सामुदायिक गतिविधियों में भागीदारी और विविध सामाजिक संदर्भों के संपर्क में आने से बच्चों की भावनात्मक क्षमता और सहानुभूति में योगदान मिलता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे परिवार और समुदाय के संदर्भ का प्रभाव। तो यहाँ पे सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक प्रभाव आप देख सकते हैं। अगर आप इसमें बच्चों के साथ में एक्टिव नहीं हैं, उन्हें अच्छे से सिखा नहीं पा रहे हैं, अपनी संस्कृतियों को उनके अंदर विकसित नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों के अंदर आप देखेंगे कि वो अपनी संस्कृति से दूर हो जाएंगे, वो दूसरी कल्चर को अपनाना स्टार्ट कर देंगे। इससे भी बहुत नकारात्मक प्रभाव बच्चों पे देखने को मिलता है। इसका प्रभाव आप देखेंगे कि बच्चों का पोषण, स्वास्थ्य सेवा, अनुशासन, भावनात्मक अभिव्यक्ति के बारे में सांस्कृतिक मान्यताएं, पालन पोषण, व्यवहार और बच्चे के परिणामों को कहीं ना कहीं जो आकार देती है वो सभी आप देखेंगे कि ये प्रभावित होगा बच्चों का। सामुदायिक सामुदायिक सहायता और संसाधन की बात करते हैं। यदि इन्हें समय पे संसाधन वगैरह नहीं उपलब्ध हैं या फिर इन्हें शैक्षिक अवसर नहीं दिए जा रहे हैं तो इससे भी बच्चों में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है।
तो ये था हमारा पूरा सब यूनिट 1.2 जो कि हमारा कवर हो चुका है। अब हम बात करेंगे 1.3 की, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को कहीं कोई समस्या होगी तो आप लोग बताइएगा, वो टॉपिक आपको फिर से समझा दिया जाएगा। बाकी आप लोगों को 1.3 नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, या फिर टेलीग्राम चैनल भी स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा और वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट की PDF अपलोड कर दी गई है, तो आप लोग ज़रूर डाउनलोड करें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें अपने बच्चों के साथ में, या फिर जो आपके साथी हैं उनके साथ में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।